हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोगों ने भारतीय इतिहास के स्रोत में से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनकी एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके भाग 1 और भाग 2 के अंदर हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा था। तो आज हम भाग 3 के अंदर कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझते हैं। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के द्वारा की गई। हमारे ऑप्शन है कुमारगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त सेकंड और समुद्रगुप्त। तो दोस्तों, जो ये कुमारगुप्त प्रथम है, जिसको महेंद्र द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, उसने जो अपने अभिलेख लिखाए थे, बिलसड़ अभिलेख और मंदसौर अभिलेख, उसके अंदर इन अभिलेखों के अंदर इसका उल्लेख कर रखा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई थी, जिसने 415 से लेकर 455 ईस्वी तक शासन किया था। दोस्तों, जो ये नालंदा विश्वविद्यालय है, इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है वो दे रखा है, गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि दोस्तों, हमें नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उनमें ये पूछा हुआ है कि कौन सा कथन गुप्त काल के बारे में गलत है। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला ऑप्शन है, इस काल में बलात् श्रम पहले की तुलना में अधिक प्रचलित हुआ। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि गुप्त काल भारत का स्वर्ण काल रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे महलों का निर्माण करवाया गया। अतः हम आराम से कह सकते हैं कि इस काल के अंदर बलात् श्रम पहले से अधिक प्रचलित हुआ था। अब जो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दे रखा है वो है कि विष्णु पुराण के एक उद्धरण में निर्दिष्ट है कि प्रयाग तक गंगा से लगे सभी भूभागों पर गुप्त वंश का आधिपत्य था। तो दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो गुप्त साम्राज्य था वो पूर्व में बंगाल बिहार से लेकर पश्चिम में गुजरात महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। तो दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम अगले कथन की बात करें तो वो है, मेहरौली शिलालेख ये इंगित करता है कि चंद्रगुप्त बंगाल में शत्रुओं के राज्य संघ के विरुद्ध लड़ा था। दोस्तों, ये कथन बिल्कुल यहाँ पर सही है, क्योंकि जो चंद्रगुप्त ने अपने अभिलेख लिखवाए हैं उसके अंदर स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया है कि जो चंद्रगुप्त था वो बंगाल में शत्रुओं के विरुद्ध लड़ा था। और उस जो मेहरौली अभिलेख है उसके अंदर इसका भी उल्लेख कर रखा है कि चंद्रगुप्त ने बंगाल और पंजाब के विरुद्ध भी एक अभियान किया था। अब तो दोस्तों, अगला हमारा ऑप्शन है वो दे रखा है कि सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। तो दोस्तों, ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने अपने अभिलेखों के अंदर स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया है कि उसने युद्ध द्वारा मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र को जीता था। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। अब दोस्तों, अगले प्रश्न के अंदर हमें गुप्त काल के बारे में 3 ऑप्शन दे रखे हैं और बोला है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर पहला कथन दे रखा है कि संस्कृत भाषा एवं साहित्य सदियों के विकास के पश्चात शाही संरक्षण के माध्यम से वहाँ पहुँचा। तो दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि जो गुप्त साम्राज्य था उसके जो शासक थे वो ब्राह्मण थे, और आप सब ये भी जानते होंगे कि जो ब्राह्मण थे उनकी राजभाषा संस्कृत थी। तो ये कथन बिल्कुल सही है कि जो गुप्त साम्राज्य के कारण ही संस्कृत भाषा इतनी आगे बढ़ पाई, और जो गुप्त साम्राज्य का शाही संरक्षण प्राप्त हुआ उसी के कारण संस्कृत भाषा का विकास हो पाया। तो ये कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो अगला कथन दे रखा है वो है, महिलाओं की स्थिति को पुनः परिभाषित किया गया, वे औपचारिक शिक्षा की हकदार थी और इसी कारण से उस काल में महिलाएं शिक्षक, दार्शनिक और डॉक्टर थी। दोस्तों, ये जो कथन है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो गुप्त साम्राज्यों के अंदर महिलाओं की स्थिति थी वो अत्यंत दयनीय थी। इस काल के अंदर पर्दा प्रथा, सती प्रथा, अल्पायु में विवाह आदि कुप्रथाएं थी वो प्रचलित थी। तो यहाँ पर हम आराम से कह सकते हैं कि गुप्त काल के अंदर महिलाओं की स्थिति को पुनः परिभाषित नहीं किया गया। ठीक है। और जो गुप्त काल के ही समकालीन थे कालिदास, उन्होंने अपने जो ग्रंथ है मेघदूत, उसके अंदर भी इस बात का उल्लेख किया है कि गुप्त काल के अंदर देवदासी प्रथा प्रचलित थी। तो यानी
हम ये बात कह सकते हैं कि गुप्त काल के अंदर महिलाओं की स्थिति दयनीय थी और इस काल के अंदर महिलाएं शिक्षक, दार्शनिक और डॉक्टर आदि नहीं थी। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। हमारा जो अगला कथन दे रखा है वो है पुजारियों एवं मंदिरों को प्रशासनिक एवं वित्तीय निरापदाताओं के आधार पर भूमि तथा गांवों के बढ़े हुए अनुदान दिए गए। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। गुप्त काल के अंदर जो पुजारी थे उनको अत्यंत ज़्यादा मात्रा में भूमि आदि दी गई, जिस कारण से जो प्रशासनिक सत्ता थी वो पूर्ण रूप से पुजारियों के हाथ में चली गई और सत्ता का एक तरीके से केंद्रीकरण हो गया। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दोस्तों अब हम बात करें अगले प्रश्न की, तो वो दे रखा है निम्नलिखित में से कौन से कुल अग्निकुंड राजपूतों में शामिल है। हमारे ऑप्शन दे रखे हैं प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चामान। तो दोस्तों यूं तो जो राजपूतों की उत्पत्ति है उसके बारे में अलग अलग कई धारणाएं अवधित हैं, लेकिन जो संत बरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो है उसके अंदर ये लिखा गया है कि अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। और उन्होंने ये भी बताया है कि कौन कौन सी जो 4 जातियाँ थी उनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। ठीक है, तो उन पृथ्वीराज रासो के अंदर बोला गया है कि जो अग्निकुंड से है उससे प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान जातियाँ जो है ये अग्निकुंड से निकली है। जो दोस्तों ये चौहान है उसको ही चामान भी बोला जाता है, इसलिए यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है वो सही है। दोस्तों अब हम बात करें आज के लास्ट प्रश्न की, तो वो है भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर चरित्र में मिलता है। भास्कर किससे संबंधित है? यानी कि जो दोस्तों यहाँ पर हमसे ये पूछना चाहता है कि जो राजा भास्कर थे वो किस वंश से संबंधित थे। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है मगध का हर्यक राजवंश, असम का वर्मन राजवंश, उत्तर भारत का नंद राजवंश या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हर्ष काल के अंदर जो बाणभट्ट थे उन्होंने हर चरित्र लिखी और हैनसांग ने अपने स्मरण लिखे। तो दोस्तों जो बाणभट्ट की हर चरित्र और हैनसांग के स्मरण है उन दोनों के अंदर हमें स्पष्ट रूप से ये जानकारी मिलती है कि जो राजा भास्कर थे वो वर्मन राजवंश से संबंधित थे। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा ऑप्शन है असम का वर्मन राजवंश वो बिल्कुल सही है। और दोस्तों हमें बाणभट्ट के हर चरित्र के अंदर ये भी जानकारी मिलती है कि जो राजा वर्मन थे उन्होंने हर्षवर्धन को अनेकों उपहार भी भेजे थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है असम का वर्मन राजवंश वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।